हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। तो हम स्टार्ट करते हैं पार्ट 2 चैप्टर नंबर 7 इंटरनेट एंड अदर टेक्नोलॉजीज। ये चैप्टर काफ़ी इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी और जनरल लाइफ में भी आपकी, यानी इंटरनेट, ई कॉमर्स। तो इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे ई कॉमर्स और वाईफाई क्या होता है, मोबाइल कॉमर्स क्या है, और ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रॉनिक फ़ंड ट्रांसफ़र क्या हैं। तो आइए दोस्तों, और इसके जो पीडीएफ नोट्स हैं वो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसमें प्रोवाइड किए हुए हैं, तो आप क्लिक करके उस पर डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसमें देखते हैं ई कॉमर्स। ई कॉमर्स की डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू यूरोपियन कमीशन। आपको इस तरीके से लिखनी है, अकॉर्डिंग टू यूरोपियन कमीशन इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स इज अबाउट डूइंग बिजनेस इलेक्ट्रॉनिकली, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स इज अबाउट डूइंग बिजनेस इलेक्ट्रॉनिकली। तो इसके एलिमेंट्स देख लेते हैं। जब भी ये क्वेश्चन आए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आते रहता है। द एलिमेंट्स ऑफ ई कॉमर्स। तो ई कॉमर्स ए प्रोडक्ट और सर्विस, यानी कि इसमें आगे लिख देना है कि देयर शुड बी आइदर ए प्रोडक्ट और ए सर्विस to which we can sell on our website or on the website of e-commerce portal companies like Flipkart, Amazon, eBay, etc. तो इस तरीके से लिख सकते हैं। ए प्लेस टू सेल द प्रोडक्ट, इट इज़ ए वेबसाइट, यानी कि एक वेबसाइट है जिसके थ्रू हम अपना जो प्रोडक्ट है या सर्विस है उसको सेल कर सकते हैं। ए वे टू गेट कस्टमर्स टू विजिट योर वेबसाइट, यानी कि ये एक वे है जिसके थ्रू हम अपनी वेबसाइट पे कस्टमर को विजिट कराते हैं। ए वे टू एक्सेप्ट ऑर्डर्स, यानी कि इसके थ्रू हम ऑर्डर भी एक्सेप्ट कर सकते हैं सेल परचेज के लिए। ए वे टू एक्सेप्ट मनी, यानी कि ऑनलाइन अगर हम पेमेंट एक्सेप्ट कर रहे हैं तो हम एक्सेप्ट मनी ऑनलाइन भी इस पर कर सकते हैं। फुलफिलमेंट फैसिलिटी टू शिप द प्रोडक्ट टू कस्टमर्स, यानी कि जो प्रोडक्ट हम ऑनलाइन सेल कर रहे हैं तो उनकी जो शिपमेंट है, यानी उनकी डिलीवरी है प्रोडक्ट की, वो भी हम अपने थ्रू ही कराएंगे। यानी अपनी, जैसे अमेजोन फ्लिपकार्ट होते हैं ना, उनकी शिपमेंट फैसिलिटी है अमेजोन की। अमेजोन का अलग अपना वो है, शिपमेंट है, और फ्लिपकार्ट का एक कार्ट एक कंपनी है, वो करती है उसकी डिलीवरी। ए वे टू एक्सेप्ट रिटर्न, अगर कोई प्रोडक्ट रिटर्नेबल है और कस्टमर उसको रिटर्न करना चाहता है तो रिटर्न भी कर सकता है वेबसाइट के थ्रू ही। ए वे टू हैंडल वारंटी क्लेम, अगर वारंटी में कोई प्रोडक्ट है तो उसके क्लेम को हैंडल करने के लिए भी वो वेबसाइट पर ही अपना जो कार्य वरेज कर सकता है। ए वे टू प्रोवाइड कस्टमर सर्विस, भाई कस्टमर सर्विस प्रोवाइड करेगा कि मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है, रिव्यू देने के लिए, या फिर कुछ उसको जानना है। जैसे आप क्वेश्चन कर सकते हैं ना कि मैंने भाई एक लैपटॉप ले रहा हूँ मैं, तो हम पूछ सकते हैं इसमें विंडो 10 इनेबल है, MS16 ये चल जाएगा कि नहीं चल जाएगा, या इसमें कॉन्फ़िगरेशन कितनी है। तो इस तरीके से हम पूछ सकते हैं। तो ये अदर कस्टमर सपोर्ट सर्विस हो गई हैं एक तरह से। उसके बाद फ्रेंड्स, तो इसको हमने एक मेमोरी टेक्निक भी बनाई है एलिमेंट्स ऑफ ई कॉमर्स के लिए। तो यह है, मुझे अपनी वेबसाइट के लिए क्या क्या करना होगा और मेरी वेबसाइट क्या क्या कर सकती है, यानी कि मुझे अपनी वेबसाइट के लिए क्या करना होगा और मेरी वेबसाइट क्या कर सकती है। तो आपने अपनी वेबसाइट के लिए क्या क्या करना है, आपको अगर ये ध्यान रखेंगे तो ये सारे पॉइंट आपके जो माइंड में ऑटोमेटिकली ही आ जाएंगे। उसके बाद है ई कॉमर्स सिक्योरिटी। तो ई कॉमर्स सिक्योरिटी इज़ द प्रोटेक्शन ऑफ ई कॉमर्स असेट्स, जो हमारी ई कॉमर्स असेट्स हैं, फ्रॉम अनऑथराइज्ड एक्सेस, यूज, ऑल्ट्रेशन और डिस्ट्रक्शन। तो हम ई कॉमर्स अपनी असेट्स को किस तरीके से प्रोटेक्ट कर सकते हैं, तो ये 6 पॉइंट इसमें दिए गए हैं। यह है इंटीग्रिटी, प्रिवेंशन अगेंस्ट अनऑथराइज्ड डाटा मॉडिफिकेशन, यानी बिना कंपनी की, जो ई कॉमर्स कंपनी है, बिना उसकी कंसेंट के कोई भी व्यक्ति डाटा को या उसकी डिटेल्स को मॉडिफाई या चेंज ना कर सकते, यानी इंटीग्रिटी होनी चाहिए। ऑथेंटिसिटी ऑफ डाटा सोर्स, ऑथेंटिक यानी कि जहाँ से डाटा आ रहा है, यानी कि जो लोग फ्लिपकार्ट या अमेजोन या किसी भी ई कॉमर्स कंपनी के पोर्टल पे अपने प्रोडक्ट या सर्विस को लिस्ट करते हैं, वो ऑथेंटिक होने चाहिए। यानी ई कॉमर्स कंपनी की भाई गारंटी है कि
अगर कोई प्रोडक्ट ख़राब निकला तो ये आपकी गारंटी होगी, यानी आप उनकी ऑथेंटिसिटी चेक करोगे, हम नहीं करेंगे। तभी तो क्या होता है कि अगर कोई प्रोडक्ट ख़राब भी निकल आता है तो हम उस कंपनी के, जो कंपनी सेल करती है, जो एक्चुअल सेलर होता है, उस पर उसको हम कुछ नहीं बोलते हैं, उसको रिपोर्ट नहीं करते हैं। हम क्या करते हैं, हम ई कॉमर्स कंपनी के पोर्टल पर जाते हैं, उसको रिटर्न करते हैं, या जो भी रिव्यूज़ है उस कंपनी का देते हैं या उस प्रोडक्ट का देते हैं। कॉन्फिडेंशियलिटी, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अनऑथराइज्ड डाटा डिस्क्लोजर, यानी कि कोई भी ऐसा डाटा जो डिस्क्लोजर नहीं करना चाहिए तो वो डिस्क्लोज यहाँ पे नहीं किया जाएगा। प्राइवेसी, प्रोविजन ऑफ डाटा कंट्रोल एंड डिस्क्लोजर, तो प्राइवेसी रखेगा। अवेलेबिलिटी, प्रिवेंशन अगेंस्ट डाटा डिलेज एंड रिमूवल, भाई डाटा को डिले नहीं किया जाएगा, जो जेन्यून टाइम है, जो प्रॉपर टाइम है उसमें अवेलेबल किया जाएगा और टाइम से पहले उसको रिमूव नहीं किया जाएगा वेबसाइट से। नॉन रेपुडिएशन और रिफ्यूजल, प्रिवेंशन अगेंस्ट एनी पार्टी फ्रॉम डिनाइंग ऑन एन एग्रीमेंट, यानी कि इसका मतलब ये है कि अगर हमने किसी पार्टी के साथ एग्रीमेंट कर लिया तो वो बाद में डिनाई नहीं कर सकता, क्योंकि हमारे पास उसका रिकॉर्ड है कि भाई इलेक्ट्रॉनिकली हमने ट्रांजैक्शन की है, इलेक्ट्रॉनिकली एग्रीमेंट किया है, तो आप डिनाई नहीं कर सकते। तो फ्रेंड्स, इन 6 पॉइंट को याद करने के लिए मैंने एक मेमोरी टेक्निक बनाई है। मेमोरी टेक्निक ये है, आईएनए ने लोगों की प्राइवेसी के लिए उनको कॉन्फिडेंट के साथ सॉल्यूशन अवेलेबल कराने का प्रॉमिस किया। आईएनए ने लोगों की प्राइवेसी के लिए उनको कॉन्फिडेंट के साथ सॉल्यूशन अवेलेबल कराने का प्रॉमिस किया। आईएनए बोले तो इंटीग्रिटी, आई फॉर इंटीग्रिटी, एन फॉर नॉन रेपुडिएशन, ए फॉर ऑथेंटिसिटी, ने लोगों को प्राइवेसी, तो ये आ गया प्राइवेसी फॉर प्राइवेसी के लिए कॉन्फिडेंट के साथ, कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंशियलिटी अवेलेबल कराया, यानी अवेलेबिलिटी। तो इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अगर ई कॉमर्स वाले टॉपिक में है तो वो ये है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ई कॉमर्स 3H, ये काफ़ी ज़्यादा हर दूसरे, पहले, हर लगातार भी कई अटेम्प्ट में ये आया हुआ है 5 नंबर का, तो आप ढंग से इसको करने। इसमें 4 पॉइंट हैं। तो ये है ई कॉमर्स 3H, यानी ई कॉमर्स के क्या क्या थ्रेड्स हैं, ई कॉमर्स कंपनीज़ के पास क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है। तो यह है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी 3H। तो इसका मीनिंग है, यूज एग्जिस्टिंग मटेरियल फाउंड ऑन इंटरनेट विदाउट ओनर्स परमिशन, फॉर एग्जांपल म्यूजिक डाउनलोडिंग, सॉफ्टवेयर पायरेटिंग, यानी ई कॉमर्स कंपनी को, इंटेलेक्चुअल ई कॉमर्स कंपनी हो या कोई भी और इस तरीके का पोर्टल हो, तो उनको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी 3H आ सकती हैं। यानी कि जैसे कि यहाँ पर बताया गया कि अगर हम बात करें कॉपीराइट ऑफ गाने वाने जो होते हैं, जो सिंगर होते हैं या जो कंपनी सॉफ्टवेयर बनाती हैं, उनके लोग बिना परमिशन के गाने डाउनलोड कर लेते हैं और बिना परमिशन के सॉफ्टवेयर का पायरेट वर्जन बना देते हैं। तो ये क्या है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी 3H है। काउंटर मेजर, इसको सही कैसे किया जा सकता है, थ्रो लेजिस्लेचर, इसके लिए लॉ बनाया जाएगा भाई। और सेकंड है क्लाइंट कंप्यूटर 3H। तो इसका मीनिंग है, दिस इज अबाउट स्पाइंग सॉफ्टवेयर लाइक ट्रोजन हॉर्स, और ये है वायरस, एक्सेट्रा, यानी कि हमने किसी के सिस्टम में या फ़ोन में स्पाइंग सॉफ्टवेयर बोले तो कि वायरस वगैरह डाल दिया, जिससे उनकी जो इन्फॉर्मेशन, उनका डाटा हमारे पास आ जाए। तो इसका काउंटर मेजर है, इनको सही कैसे किया जा सकता है, रोका कैसे जा सकता है, वो है डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट, यानी हमें अपना डाटा DSC से प्रोटेक्ट करना चाहिए और अपने सिस्टम में एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके रखना चाहिए। थर्ड जो 3H है वो है कम्युनिकेशन चैनल 3H। तो इसका मीनिंग है, इट इंक्लूड्स स्नीफर प्रोग्राम, बैकडोर, डिनायल ऑफ सर्विस, यानी हमने किसी के सिस्टम पे ऐसा वो कर दिया कि हम किसी दूसरे व्यक्ति की आवाज़ को, कॉलिंग की डिटेल सुन रहे हैं, या उसकी कॉलिंग की डिटेल या उसकी ट्रांजैक्शन हिस्ट्री वगैरह ले रहे हैं, या कुछ ऐसा कर दिया कि उसके सिस्टम ने उसी को डिनायल कर दिया सर्विस देने से, यानी मना कर दिया, कुछ एरर आ रही है। इसको सही कैसे किया जा सकता है, यूज ऑफ इंक्रिप्शन, यूज ऑफ डिजिटल सिग्नेचर, जैसे DSC में भी इंक्रिप्शन होता है ना, यानी कि आप लॉक फैसिलिटी भाई उसमें रखिए, कि जैसे आपकी जो भी डाटा है, इंफॉर्मेशन है, उसको आप लॉक करके रखेंगे, सो दैट
वो क्या करेगा, वो ऑथराइज पर्सन को ही एक्सेस दे पाएगा। उसके बाद है सर्वर थ्रेड्स। मीनिंग है इट कवर्स प्रिविलेज सेटिंग लाइक फाइल ट्रांसफ़र, स्पैमिंग। इसको कैसे रोका जा सकता है, इसका है एक्सेस कंट्रोल एंड ऑथेंटिकेशन और डिजिटल सिग्नेचर फ्रॉम यूज़र नेम एंड पासवर्ड हम बना के रखेंगे, फायरवॉल लगाएंगे, फायरवॉल जो होती हैं। तो इसके फ्रेंड्स ई कॉमर्स थ्रेड के 4 पॉइंट हैं: इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी थ्रेड्स, क्लाइंट कंप्यूटर थ्रेड्स, कम्युनिकेशन चैनल थ्रेड्स, सर्वर थ्रेड्स। इनके एक मेमोरी टेक्निक हमने बनाई है। यह है आईपी सेल ने क्लाइंट कंप्यूटर सही करने में कम्युनिकेशन चैनल और सर्वर को ख़राब कर दिया। आईपी सेल ने क्लाइंट कंप्यूटर सही करने में कम्युनिकेशन चैनल और सर्वर को ख़राब कर दिया। तो आईपी सेल यहाँ पे कौन हो गया, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी थ्रेड्स, क्लाइंट कंप्यूटर थ्रेड्स और कम्युनिकेशन चैनल थ्रेड्स, सर्वर थ्रेड्स। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, CRM। CRM is an information industry term for methodologies, software and usually internet capabilities, जो हेल्प करता है एन एंटरप्राइज मैनेज कस्टमर, यानी एक एंटरप्राइज को हेल्प करता है उसके कस्टमर से रिलेशन मैनेज करने के लिए एक ऑर्गेनाइज्ड वे में। फॉर एग्जांपल एन एंटरप्राइज माइट बिल्ड ए डाटाबेस about its customers that described relationship in sufficient detail so that management, salesperson और people providing service। तो कह रहा है कि भाई CRM एक ऐसा मेथोडोलॉजी है जिसके थ्रू हम अपने कस्टमर्स के रिलेशन एक ऑर्गेनाइज्ड वे में जो है वो कर सकते हैं मैनेज। इसका एग्जांपल दिया गया है, CRM इज इनेबलिंग बिजनेसेस ऑफ ऑल साइजेज टू बी मोर एफिशिएंट एंड प्रिडिक्टिवली एंड थॉटफुली सर्विस सेल एंड मार्केट दियर कस्टमर। से कह रहा है CRM इनेबल करता है सभी साइज के बिजनेस को क्या करने में, मोर एफिशिएंटली। वो प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि इसके बेस पे कि उनके कस्टमर्स की सर्विस जो है कितने % उनके पास आने वाली है, उनके पर्सन की लाइकिंग डिसलाइकिंग क्या है, उनकी सेल कहाँ तक जाने वाली है, और मार्केट टू दियर कस्टमर्स कितने % वो अपने कस्टमर के साथ मार्केटिंग कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स उसके बाद आता है इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज। EDI इज द कंप्यूटर टू कंप्यूटर एक्सचेंज ऑफ बिजनेस डॉक्यूमेंट। इसमें क्या करते हैं, कंप्यूटर टू कंप्यूटर एक्सचेंज ऑफ बिजनेस डॉक्यूमेंट इन ए स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट बिटवीन बिजनेस पार्टनर्स। इसमें हम बिजनेस पार्टनर के बीच ही कर सकते हैं, जैसे भाई कस्टमर्स हैं, सप्लायर हैं, सप्लाई चेन पार्टनर के डिस्ट्रीब्यूटर हैं। तो कंप्यूटर टू कंप्यूटर एक्सचेंज ऑफ बिजनेस डॉक्यूमेंट इन ए स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट। फीचर्स ऑफ EDI, इसके क्या फीचर हैं, कंप्यूटर टू कंप्यूटर एक्सचेंज बिजनेस डॉक्यूमेंट के लिए ये डील किया जाता है। लाइक अगर हम अपने सप्लायर के कुछ डॉक्यूमेंट कर रहे हैं या डिस्ट्रीब्यूटर जो हमारे उनके साथ कुछ डॉक्यूमेंट हम एक्सचेंज कर रहे हैं, तो उस तरीके से यूज़ किया जाता है। तो आपको ये हेडिंग है, आपको ये लिख लेने हैं। एक्सचेंज इन्फॉर्मेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्मेट, यानी कि एक फॉर्मेट होगा फिक्स जिसके थ्रू हमें इन्फॉर्मेशन जो है एक्सचेंज करनी है। इन्फॉर्मेशन इज एक्सचेंज बिटवीन और अमंग बिजनेस पार्टनर्स, ओनली बिजनेस पार्टनर के बीच ही इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज होंगी। इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र, EFT इज यूज्ड फॉर ट्रांसफरिंग मनी फ्रॉम वन बैंक अकाउंट डायरेक्टली टू अनदर बैंक अकाउंट। तो इसके थ्रू हम जो है एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में इलेक्ट्रॉनिकली ही फंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं विदाउट एनी पेपर मनी चेंजिंग हैंड्स, बिना किसी पेपर मनी के द्वारा। तो यह है द मोस्ट पॉपुलर एप्लीकेशन ऑफ EFT दैट इंस्टेड ऑफ गेटिंग ए, ये कह रहा है कि इसके थ्रू इसकी जो मोस्ट पॉपुलर एप्लीकेशन है वो ये है कि
इंस्टेड ऑफ राइटिंग ए प्री पे चेक एंड पुटिंग इट इनटू बैंक अकाउंट द मनी इज डिपॉजिटेड, यानी कि भाई हमें चेक लेने की जगह और चेक को फिर बैंक में डालना और 2-3 दिन का टाइम हुआ लगना, उसकी जगह हम जो है इलेक्ट्रॉनिकली ही डायरेक्टली अपने अकाउंट में पैसा डिपॉजिट करा सकते हैं। तो ये कह रहा है इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र सेफ़ है, भरोसेमंद, रिलायबल है, कन्वीनियंट है, कन्वीनियंट वे टू कंडक्ट बिजनेस, इसके थ्रू आप अपना बिजनेस सेफ, रिलायबल एंड कन्वीनियंट वे में कर सकते हैं। इसके क्या बेनिफिट हैं भाई इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट के, वो भी देख लेते हैं। ये हैं स्पीड, यानी कि ये भाई विद इन ए मिनट भी हो सकता है। कन्वीनियंट है, कोई हमें कहीं आना जाना नहीं पड़ेगा, कोई चेक इश्यू नहीं करना, कोई कुरियर नहीं करना। एफिशिएंट है, 100% पैसा हमारा आ जाता है, कोई कॉस्ट हमारी नहीं लगती है। कॉस्ट भाई बिल्कुल नहीं लगती है, ना पेपर, ना कुरियर चार्ज, ना चेक बुक कॉस्ट। इंक्रीज कस्टमर बेस, भाई जल्दी पैसा आएगा, कस्टमर को पैसा लेना अच्छा लगता है या सप्लायर को पैसा लेना, तो कस्टमर बेस हमारा इंक्रीज होगा। फ्रेंड नेक्स्ट हमारा जो वो है टॉपिक वो है मोबाइल कॉमर्स। मोबाइल कॉमर्स बोले तो फ़ोन के द्वारा, अपने मोबाइल के द्वारा इंटरनेट यूज करके काम करने को मोबाइल कॉमर्स कहते हैं। देखो देखते हैं, मोबाइल कॉमर्स रेफर्स टू ग्रोइंग प्रैक्टिस ऑफ कंडक्टिंग फाइनेंशियल एंड प्रमोशनल एक्टिविटीज़ विद द यूज ऑफ वायरलेस हैंडहेल्ड डिवाइसेस। ये कह रहा है ग्रोइंग प्रैक्टिस ऑफ कंडक्टिंग फाइनेंशियल एंड प्रमोशनल एक्टिविटीज़। फाइनेंशियल एंड प्रमोशनल एक्टिविटीज़ एक वायरलेस हैंडहेल्ड डिवाइस के थ्रू करना क्या है, मोबाइल कॉमर्स है। तो आपको ये एग्जैक्ट वर्ड ध्यान रखनी है। मैं एग्जांपल आपको बाहर के भी दे सकता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप एग्जाम में भी यही वाले लिख के आएँ। द टर्म एम कॉमर्स इज शॉर्ट फॉर्म फॉर मोबाइल कॉमर्स। ठीक है भाई, मोबाइल कॉमर्स के लिए एम कॉमर्स भी यूज कर सकते हैं। एंड रिकॉग्नाइजेज दैट द ट्रांजेक्शन्स मे बी कंडक्टेड यूजिंग सेल फोन, पीडीए बोले तो पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट एंड अदर हैंड हेल्ड डिवाइसेस दैट हैव ऑपरेट विद इंटरनेट एक्सेस। ये कह रहा है कि ट्रांजैक्शन जो हमारी सेल फोन, पीडीए या अदर हैंड हेल्ड डिवाइसेस से भी की जा सकती हैं, बशर्ते कि वो इंटरनेट ऑपरेटेबल हों। की कंपोनेंट्स ऑफ एम कॉमर्स एप्लीकेशन, एम कॉमर्स एप्लीकेशन के क्या कंपोनेंट्स हैं। तो ये है स्टोर फ्रंट मॉड्यूल, यानी कि ये स्क्रीन होती है हमारी, हर वेबसाइट हमारी स्क्रीन पर आ जाती है, यानी स्टोर फ्रंट मॉड्यूल है कंप्यूटर का, वो काम करता है वेबसाइट को किसी को भी एक्सेस करने के लिए। मोबाइल टिकटिंग मॉड्यूल क्लोजली लिंक्ड टू प्रमोशनल साइड ऑफ कॉमर्स बिजनेसेस, यानी इसके थ्रू हम कोई भी सेल परचेज कर सकते हैं, टिकट रेज कर सकते हैं इस तरीके से। मोबाइल एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग मॉड्यूल, तो फ्रेंड्स आपने देखा होगा आजकल आप मोबाइल के थ्रू ही एडवर्टीज कर सकते हैं, मार्केट कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज, ईमेल मैसेजेस या एफिलिएट लिंक क्रिएट कर सकते हैं अमेजॉन फ्लिपकार्ट से। कस्टमर सपोर्ट एंड इंफॉर्मेशन मॉड्यूल, कस्टमर सपोर्ट हमारी मिल सकती है फ़ोन पर ही द्वारा, यानी आप देखते होंगे ना कंपनीज के मैसेज आते हैं आपको कुछ सजेस्ट करने के लिए, मेल आती हैं, कॉल आती हैं, तो वो भी इसके थ्रू ही होती हैं। मोबाइल बैंकिंग, तो मोबाइल बैंकिंग फ्रेंड्स हम फ़ोन से एक्सेस कर सकते हैं बाया एम कॉमर्स ऐप्स, जैसे कि पेटीएम, फ़ोनपे, गूगल पे, इस तरीके के ऐप से हम मोबाइल कॉमर्स के थ्रू बैंकिंग को भी एक्सेस कर सकते हैं। इसके कुछ फ्रेंड्स करैक्टरिस्टिक्स हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। ये हैं फास्ट प्रोसेसिंग, रिड्यूस्ड बिजनेस कॉस्ट, लो मेंटेनेंस कॉस्ट। इसकी एक हमने मेमोरी टेक्निक बनाई है। चाइना के मोबाइल सस्ते होने के बाद भी फास्ट प्रोसेसिंग करते हैं और मेंटेनेंस की नीड भी नहीं होती है। तो इन तीनों को, ये इंपॉर्टेंट है करैक्टरिस्टिक्स, इसकी काफ़ी पूछते हैं। इनमें आपको एक एक दो दो लाइन लिख देनी है कि बीइंग कंप्यूटर इज ए स्मॉल डिवाइसेस बट इट कैन डू ए ट्रांजेक्शन एज फास्ट एज कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ डेस्कटॉप और लैपटॉप एंड इट हैज़ मैनी बेनिफिट एज इट हैव स्मॉलर स्क्रीन। सो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं ये स्पेस भी कम करेगा, कॉस्ट 5-7 हज़ार में फ़ोन अच्छे आ जाते हैं और लैपटॉप 15-20 हज़ार में मिनी लैपटॉप कम से कम आते हैं। तो ये होगी एम कॉमर्स फ्रेंड। उसके बाद हम देखते हैं ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी।
ब्लूटूथ अलाउज टू डिवाइसेस टू बी कनेक्टेड टू ईच अदर वायरलेसली। वायरलेस दो डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकता है। द मोस्ट कॉमन यूज ऑफ ब्लूटूथ इज इन हैंड्स फ्री। हैंड फ्री में डिवाइसेस में इसका सबसे ज़्यादा यूज होता है। ब्लूटूथ कैन आल्सो बी यूज्ड टू ट्रांसफ़र डाटा बिटवीन टू इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस विदाउट यूजिंग वायर्स। ये डाटा ट्रांसफ़र करने के काम भी आ सकती है भाई, बिना वायर के यूज़ के। ये तो आप सब समझते होंगे। मेन है इसके ब्लूटूथ फीचर्स, ये इंपॉर्टेंट है। ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी BT ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी यूजेज रेडियो वेव्स ये यूज कर दिए, ये आपको ध्यान रखना है। टू सेंड इंफॉर्मेशन बिटवीन टू डिवाइसेस एंड आर क्लोज टू ईच अदर। ये रेडियो वेव के द्वारा इंफॉर्मेशन सेंड कर दी है ऐसी डिवाइसेस में जो एक दूसरे के क्लोज हैं, आसपास हैं। ब्लूटूथ नेटवर्क फीचर ए डायनामिक टोपोलॉजी कॉल्ड पिकोनेट और पैन। पिकोनेट कंटेन ए मिनिमम ऑफ 2 एंड मैक्सिमम ऑफ 8 ब्लूटूथ पीर डिवाइस। यानी अगर हम ब्लूटूथ का पीर बनाएं, यानी कि एक झुंड बनाएं डाटा एक दूसरे से ट्रांसफ़र करने के लिए, तो एक साथ ही कम से कम 2 और ज़्यादा से ज़्यादा 8 डिवाइसेस भी कनेक्ट कर सकता है। ब्लूटूथ इज यूज्ड इन मोबाइल फ़ोन्स, हेडसेट, हेडफोन, MP3 प्लेयर, लैपटॉप, कंप्यूटर एंड कंज्यूमर। तो इन सब में ब्लूटूथ यूज की जा सकती है। तो फ्रेंड्स ये 4 मार्क्स का नॉर्मली आता है, सिंपल है। आपको 2-3 चीज़ें याद रखनी है, रेडियो वेव्स करनी है, पिकोनेट वाला ये पॉइंट याद रखना है, और 2 डिवाइसेस टू बी कनेक्टेड वायरलेसली, ये 2-4 चीज़। और ब्लूटूथ कैन आल्सो बी यूज टू ट्रांसफ़र डाटा वायरलेसली। उसके बाद फ्रेंड्स हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है वाईफाई। आप सभी वाईफाई यूज करते हैं काफ़ी टाइम से। Wi-Fi is the name of popular wireless networking technology that uses radio waves to provide wireless high-speed internet and network connection। हमने पहले आपने सुना होगा वायरलेस की फुल फॉर्म होती है वायरलेस फाइडेलिटी, बट ऐसा नहीं है। वायरलेस एक ट्रेडमार्क नाम है, तो ये कह रहा है वायरलेस एक नाम है, पॉपुलर वायरलेस नेटवर्किंग टेक्नोलॉजी एक वायरलेस नेटवर्किंग टेक्नोलॉजी है जो यूज करती है रेडियो वेव्स, हाई स्पीड इंटरनेट नेटवर्क को प्रोवाइड करने के लिए रेडियो वेव के थ्रू प्रोवाइड करती है। उसका नाम क्या है? वाईफाई है। तो ये कह रहा है एक कॉमन मिसकंसेप्शन है दैट वाईफाई स्टैंड फॉर वायरलेस फाइडेलिटी, हाउएवर दिस इज नॉट द केस। ये कह रहा है कुछ लोग ऐसा समझते हैं कि वायरलेस की फुल फॉर्म होती है वायरलेस फाइडेलिटी, बट ऐसा नहीं है। वायरलेस अपने आप में एक नाम है एक वायरलेस नेटवर्क टेक्नोलॉजी का जो रेडियो वेव के द्वारा इंटरनेट प्रोवाइड करती है। वाईफाई अलायंस द ऑर्गेनाइजेशन दैट owns the Wi-Fi registered trademark term specifically defines Wi-Fi as any wireless local area network WLAN। तो जो एक कंपनी है जो वाईफाई ट्रेडमार्क को की ओनर है, उसने डिफाइन किया है कि वाईफाई मीन्स वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। वाईफाई को किस कंपनी ने बनाया, तो उसका भी आप देख सकते हैं। एक कंपनी है इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर्स करके एक कंपनी है, इसकी फुल फॉर्म है ये। वाईफाई इज सिंपली ए ट्रेडमार्क टर्म मीनिंग IIE, तो इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स, ये इस कंपनी का नाम है अमेरिका की। वाईफाई वर्क्स विद नो फिजिकल वायर्ड कनेक्शन, यानी कोई फिजिकल वायर कनेक्शन नहीं होता है बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर बाय यूजिंग रेडियो फ्रीक्वेंसी। तो फ्रेंड्स ये पॉइंट इसमें इम्पोर्टेंट है, और इसमें ये पॉइंट इम्पोर्टेंट है, ये रेडियो फ्रीक्वेंसी टेक्नोलॉजी के द्वारा जो है नेटवर्क प्रोवाइड करती हैं। ए वायरलेस नेटवर्क यूजेज रेडियो वेव्स। फीचर क्या है इसके? द ब्रॉडकास्ट ऑफ डाटा इज कंप्लीटेड वाया रेडियो वेव्स एंड द कॉस्ट ऑफ केबल्स फॉर नेटवर्क लाइंग डाउन। ये कह रहा है कि वायरलेस तरीके से अब हम रेडियो वेव की मदद से ही इंटरनेट को एक्सेस करा देते हैं, तो हमारी जो केबलिंग कॉस्ट और बाकी चीज़ों की कॉस्ट बच जाती है। वाईफाई इनेबल करता है कि यूज़र को टू गेस
टू एक्सेस इंटरनेट एनीवेयर इन द गिवन लोकेशन। जितनी भी लोकेशन होती है वाईफाई की, उसमें कभी भी कैसे भी वो एक्सेस कर सकता है। फ्रेंड्स, उसके बाद हमारी एक टर्म आती है सप्लाई चेन मैनेजमेंट। ये आप पढ़ सकते हैं, मैं इसको थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। सप्लाई चेन मैनेजमेंट एक इंटीग्रेशन होता है ऑफ की बिजनेस प्रोसेस फ्रॉम सप्लायर टू एंड यूजर फॉर द स्मूथ फ्लो ऑफ प्रोडक्ट इन द वैल्यू चेन। It includes not only the manufacturer but also suppliers, transporters, warehouses, retailers and even customers। तो ज़्यादा बात ना करते हैं, इसका बात कर लेते हैं। देखो, एक एग्जांपल लेते हैं मारुति कंपनी का। तो मारुति कंपनी अगर अपना एक सप्लाई चेन मैनेजमेंट बनाना चाह रही है तो कैसे बनाएगी? सप्लाई चेन मैनेजमेंट बेसिकली वर्टिकली फॉर्म में होता है। वर्टिकली फॉर्म का मतलब होता है कि अपने आगे तक जाना और अपने पीछे तक जाना। हॉरिजॉन्टल का मतलब होता है जिस लेवल के हमें उसी लेवल के लोगों से दोस्ती करना। और वर्टिकल का फॉर्म होता है अपने नीचे वालों से भी दोस्ती करना और अपने ऊंचे वालों से भी दोस्ती करना। तो अगर मारुति के वर्टिकल सप्लाई चेन मैनेजमेंट की बात करें तो मारुति जो टायर सप्लायर है मारुति का, वो कौन है? वो है MRF, अपोलो। तो ये होगी हमारी मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड। तो फ्रेंड्स, इसने अपना MRF से कॉन्टैक्ट किया कि भाई आप हमें टायर दोगे, टायर सप्लाई करोगे। अगर MRF रबड़ भी खुद बना रहा है तो ठीक है, अगर ये खुद नहीं बना रहा तो क्या कर लेगा, जो रबड़ मैन्युफैक्चरर हैं, है ना, जिस रबड़ से टायर बनते हैं, जो रबड़ मैन्युफैक्चरर हैं उनसे जो है वो कर लेगा, टाई अप कर लेगा कि भाई आप हमें रबड़ देना। और मारुति सुजुकी क्या करेगी, ये एक डिस्ट्रीब्यूटर को वो कर देगी। ये हो गया इनका डिस्ट्रीब्यूटर डी। डिस्ट्रीब्यूटर डी क्या करेगा? डिस्ट्रीब्यूटर डी बोले तो शोरूम जो होते हैं इनके और जो ट्रांसपोर्टर होते हैं उनके थ्रू कनेक्ट कर लेगा, है ना। उसके बाद ये कंज्यूमर पे जाएगा डायरेक्टली। तो इस तरह यानी आगे से मारुति सुजुकी ये मेन कंपनी होगी, ये पीछे तक जा रही है और उसके बाद आगे तक भी जा रही है। तो ये होता है वर्टिकल इंटीग्रेशन, इसको बोलते हैं सप्लाई चेन मैनेजमेंट। तो आप ये पढ़ सकते हैं, मैंने जो चैप्टर के PDF नोट्स हैं वो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उससे डाउनलोड करके आप डाउनलोड कर लें और पढ़ सकते हैं। तो ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इस चैप्टर में एक है, यह रोल ऑफ ई कॉमर्स इन सप्लाई चेन मैनेजमेंट। सप्लाई चेन ई कॉमर्स यानी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में द यूज ऑफ इंटरनेट टेक्नोलॉजीज विद द ट्रेडिशनल सप्लाई चेन हैव लीड टू द डेवलपमेंट ऑफ न्यू कॉन्सेप्ट, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक सप्लाई चेन मैनेजमेंट, ESCM। Electronic supply chain management is the collaborative use of technology to enhance B2B process and improve speed, agility, real-time control and customer satisfaction। तो यही है भाई, जो सप्लाई चेन मैनेजमेंट है वो क्या करते हैं, कोलैबोरेटिव वर्क है। ये सभी लोग मिलकर काम करेंगे इसमें, तभी ये पॉसिबल हो सकता है। एक B2B प्रोसेस है जिसमें काफ़ी लोग ये हमारे कनेक्टेड होते हैं और ये इम्प्रूव, इससे स्पीड बढ़ती है, हमारी एजिलिटी बढ़ती है, रियल टाइम हम कंट्रोल कर सकते हैं और अपने कस्टमर को सेटिस्फाई भी कर सकते हैं। इट इन्वॉल्व यूज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टू इम्प्रूव द ऑपरेशन ऑफ सप्लाई चेन एक्टिविटीज़, यानी प्रोक्योरमेंट एज वेल एज मैनेजमेंट ऑफ सप्लाई चेन, दैट इज प्लानिंग, कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। अगर फ्रेंड्स हम बात करें B2B की, यानी कैटेगरी ऑफ ई कॉमर्स के 3H और सिक्योरिटी मीनिंग हम पहले पढ़ चुके हैं। अब है कैटेगरी ऑफ ई कॉमर्स क्या है? ई कॉमर्स की 4 कैटेगरी हैं, B2B, B2C, C2C और C2B। B2B है, B2B ई कॉमर्स इज इंडस्ट्रियल मार्केटिंग। इन B2B ई कॉमर्स companies can conveniently and quickly check their supplier or distributors inventory through web and make instant purchases and dispatch respectively।
ये कह रहा है कि एक बिजनेस टू बिजनेस जो ई कॉमर्स होती है, यानी कि भाई मैं एक बिजनेसमैन हूँ, है ना, और मैं एक होलसेलर हूँ या मैन्युफैक्चरर हूँ और मुझे होलसेलर को सर्विस देनी है, तो हम दोनों के बीच बिजनेस टू बिजनेस ट्रांजैक्शन होंगी। तो हम दोनों एक वेबसाइट बना ली जिसमें हम एक दूसरे को देख सकते हैं, भाई मेरा जो डिस्ट्रीब्यूटर है या होलसेलर है उसके पास कितना माल जो है बचा हुआ है जो मैंने भेजा था। तो मैं देखूंगा कि इसके पास सिर्फ 2 गाड़ियाँ बची हुई, तो मैं और डिस्पैच कर दूंगा और वो और ऑर्डर कर देगा देखते ही। इसकी करेक्टरिस्टिक्स होती हैं, ये कह रहा है रिक्वेस्ट टू और मोर बिजनेस एंटिटीज इंटरेक्टिंग विद ईच अदर। भाई कम से कम 2 बिजनेस एंटिटीज होनी चाहिए। द इंटरमीडियरीज इन B2B मे बी डायरेक्टरी सर्विस प्रोवाइडर दैट असिस्ट इन मैचिंग द बायर एंड सेलर एंड स्टैकिंग लेवल। ये कह रहा है कि B2B जो है ई कॉमर्स है वो 3 तरह की हो सकती है, सप्लायर सेंट्रिक, बायर सेंट्रिक और एक होता है इंटरमीडियरी सेंट्रिक। समझ लेते हैं सप्लायर सेंट्रिक। सप्लायर सेंट्रिक में क्या होता है, एक सप्लायर जो है वो अपना ई कॉमर्स मार्केट प्लेस सेटअप कर लेता है, जिस पे जो बायर बिजनेस हैं वो क्या करेंगे, आएंगे और अपने उसकी वेबसाइट पे विजिट करेंगे और अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो है ख़रीद सकते हैं। तो नॉर्मली एक बड़ा जो सप्लायर होता है वो ही ऐसा काम करता है। यहाँ पे एग्जांपल लेंगे अपोलो टायर्स का या MRF टायर्स का। वो एक बहुत बड़ी टायर कंपनी है। MRF का अगर आप ट्रेडिंग करते हैं ना, MRF का शेयर प्राइस देखेंगे ना फ्रेंड, वो 70,000 80,000 पे चल रहा होता है। अपोलो का भी काफ़ी महंगा होता है। तो ये कंपनी वो बनाती थी भाई, डोमिनेट कर रही है, बड़ी कंपनी है। तो बाकी कार मैन्युफैक्चरिंग ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की कंपनी इनकी वेबसाइट पर आएंगी, टायर के रेंज देखेंगी, क्या रेंज हैं, क्या प्राइजेज हैं, उसके अकॉर्डिंग ऑर्डर कर देंगी। सेकंड हमारी है बायर सेंट्रिक। बायर सेंट्रिक में क्या होता है, एक द मेजर बिजनेस विद हाई वॉल्यूम परचेज कैपेसिटी क्रिएट्स एन इलेक्ट्रॉनिक मार्केट प्लेस फॉर परचेज एंड एक्विजिशन। ये कह रहा है कि ऐसा बिजनेस जिसकी हाई वॉल्यूम परचेज कैपेसिटी यानी वो बड़ी वॉल्यूम में परचेज करता है, तो वो अपनी ही एक वेबसाइट बना देता है जिस पे जो सेलर हैं वो आएंगे, पोस्ट करेंगे और काम चलेगा। नॉर्मली ये बड़ी कंपनी ऐसे करती हैं, जैसे जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी हो गई, इंडियन रेलवेज हो गई, कि वो टेंडर जैसे करते हैं ना, अपनी वेबसाइट पे ये टेंडर देती है कि भाई हमें कैंटीन चाहिए, हमें 1000 कंप्यूटर चाहिए, तो अपनी वेबसाइट पे ही करती हैं। तो इंडियन रेलवे को या बड़ी बड़ी कंपनीज को देखोगे, ये दूसरे की वेबसाइट पर नहीं पब्लिश करती हैं, या कहीं करेंगे तो गवर्नमेंट वेबसाइट पर, इससे ज़्यादा नहीं। तो हम लोग क्या करते हैं, जो भी सप्लायर हैं वो भाई जाते हैं, कहते हैं ठीक है भाई आप बड़े हो तो हम सप्लाई कर देंगे। इंटरमीडियरी सेंट्रिक में क्या होता है, थर्ड पार्टी में सेटअप द इलेक्ट्रॉनिक मार्केट प्लेस एंड अट्रैक्ट बोथ बायर एंड सेलर बिजनेसेस टू इंटरेक्ट। इंटरमीडियरीज में क्या होता है, थर्ड पार्टी सेटअप कर देती है जिस पर दोनों बायर बिजनेस और सेलर बिजनेस आते हैं। इसके अगर हम एग्जांपल की बात करें तो इसमें इंडिया मार्ट एक कंपनी है। इंडिया मार्ट ये काम करती है नॉर्मली। तो ये क्या करती है, ये करती है, अगर आपको कंपनी इनकॉर्पोरेट करानी है, आप इंडिया मार्ट की वेबसाइट पर जाएंगे तो ये खुद इनकॉर्पोरेट नहीं करती है। ये हो सकता है मुझे रेफ़र कर दे कि आप जयविंदर सिंह से करा लीजिए, ये इस एरिया में करते हैं, या किसी और कंसल्टेंट को रेफ़र कर देगी। तो यानी एक इंटरमीडिएट वेबसाइट होगी, आप आए और आपको किसी और से कनेक्ट करा दिया। उसके बाद है B2C, बिजनेस टू कंज्यूमर। तो इन B2C ई कॉमर्स द कंज्यूमर गेट्स कनेक्टेड टू सेलर्स वेबसाइट टू प्लेस ऑर्डर फॉर द परचेज ऑफ प्रोडक्ट। यानी कंज्यूमर यानी डायरेक्ट जो कंज्यूम करता है वो आते हैं, इसमें बिजनेस नहीं है। सेकंड, वो सेलर की वेबसाइट पर जाते हैं, ऑर्डर देते हैं, माल खरीदते हैं, एंजॉय करते हैं, उसको खुद कंज्यूम करते हैं, आगे रीसेल नहीं करते। ही कैन ब्राउज एंड ऑर्डर गुड्स और सर्विस ऑनलाइन एनी टाइम। इट इज़ समवे इक्विवेलेंट टू द ट्रेडिशनल मेल ऑर्डर। ये कह रहा कि एक तरह से ये ट्रेडिशनल जो हम फ़ोन करके या बाज़ार में जाके ख़रीदते थे उस तरह से है ये। इसके एग्जांपल की बात करें तो ये है भाई अमेजोन, फ्लिपकार्ट। उसके बाद है कंज्यूमर टू कंज्यूमर।
एक कंज्यूमर दूसरे कंज्यूमर को सेल करता है तो C2C ई कॉमर्स गुड्स आर ऑफर्ड फॉर सेल बाय द कंज्यूमर एंड गुड्स आर परचेज बाय अदर कंज्यूमर, यानी एक कंज्यूमर सेल कर रहा है और दूसरा कंज्यूमर उसको परचेज कर रहा है। जैसे सेकंड हैंड गुड्स हमको सेल करते हैं उस टाइप के यहाँ पर आ जाते हैं। इट अलाउ कंज्यूमर टू बाय और सेल ऑन फ्री ऑक्शन साइट्स एंड सेल फॉर्म्स, जैसे OLX या ईबे हो गए। मेरा लैपटॉप पुराना है, मेरा मन कर रहा है बेचने का, मैं भी कंज्यूमर था और आगे जो परचेज करेगा वो भी कंज्यूमर ही होगा। उसके बाद है C2B कंज्यूमर टू बिजनेस ई कॉमर्स। तो इसमें होता है कंज्यूमर अपनी जो रिक्वायरमेंट है ना वो बिजनेस सेलर की वेबसाइट पर पोस्ट कर देता है कि हे सेलर, मेरा इतना बजट है और मुझे ये चीज़ चाहिए, तो बताओ आप कैसे चाहिएगी। नॉर्मली इस टाइप के केस आते हैं टूरिस्ट पैकेज में। अगर मुझे भाई हिमाचल प्रदेश से कहीं का टूर पैकेज चाहिए तो मैं क्या करता हूँ, मैं यात्रा.com या किसी ऐसी वेबसाइट पर जाता हूँ और मैं अपनी रिक्वायरमेंट कर देता हूँ कि मुझे 4 डेज का 50,000 का पैकेज चाहिए। तो वो क्या करते हैं, आपकी बजट के अकॉर्डिंग, आपकी रिक्वायरमेंट 4 दिन के अकॉर्डिंग आपको पैकेज अरेंज करते हैं, यानी कंज्यूमर टू बिजनेस हो गया। तो फ्रेंड्स ये हमारा चैप्टर नंबर 7 कंप्लीट हो गया है। यहाँ तक अगर आप देख रहे हैं तो थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। और वीडियो को लाइक कर दें। लिंक प्रोवाइड है PDF फॉर्मेट का, आप डाउनलोड कर सकते हैं। जय हिंद।